गाइस, हेलो एंड वेलकम टू ओम नॉलेज हब। और आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ का क्लास स्टैंडर्ड नाइन्थ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाइन्थ चैप्टर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मतलब क्या? इन्वायरमेंटल मतलब हमारा एनवायरनमेंट, और मैनेजमेंट मतलब क्या? उसको संभालना। एनवायरनमेंट के जो क्लाइमेटीज़ होते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैनेज करना, उसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कहता है। देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए, वेदर एंड क्लाइमेट को मैनेज करना, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, मेटीरियोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये कुछ टाइप्स है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के। हाउ डज एटमॉस्फेयर अफेक्ट आवर डेली लाइफ? एटमॉस्फेयर हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। मतलब अगर आपको जाना है, ऑफिस जाना है या फिर स्कूल जाना है और बाहर बहुत सारी तेज़ बारिश हो रही है तो आपको अफेक्ट करेगा नहीं ये। या फिर बाहर बहुत तेज़ धूप है और आपको ऑफिस या फिर स्कूल जाना है, आपकी लाइफ तो अफेक्ट होगी ना। तो एनवायरनमेंट हमेशा हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। फॉरकास्ट अबाउट विच वेदर रिलेटेड फैक्टर्स आर गिवन ड्यूरिंग द न्यूज़ बुलेटिन्स और दूरदर्शन और एंड आकाशवाणी। मतलब ये आप ऐसे बताया जाता है दूरदर्शन या फिर आकाशवाणी पे कि इस प्रभाग में या फिर इस भाग में तेज़ धुआंधार बारिश होगी, या फिर इस एल्टीट्यूड पे, इस लैटिट्यूड के इस पे आसमान साफ रहेगा, इस तरह बताया जाता है। देखो ये टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मतलब क्या? वेदर मतलब हवामान, मतलब मौसम। वेदर मतलब मौसम और क्लाइमेट मतलब ही मौसम ही। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस at a specific time at particular place as referred to as weather। मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं वो एक किसी टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस पे उस चीज़ का, वहाँ का वो वेदर होता है, वहाँ का वो मौसम होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिपेंड अपॉन द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। देखो ये 9.1 में दिखाया गया है वेदर रिलेटेड फैक्टर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की विजिबिलिटी, वहाँ का रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, सनलाइट। अगर सनलाइट ज़्यादा है तो वेदर कैसा है? सनी है। क्लाउड ज़्यादा है तो वेदर कैसा है? क्लाउडी है। प्रेशर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी, कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, कभी हैवी रेनफॉल रहता है, कभी टेम्परेचर में राइज रहता है, टेम्परेचर में डिक्रीज रहता है। ऐसा वेदर बताया जाता है। वी फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस आवर ओपिनियन अबाउट वेदर बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक टुडे इट्स टू कोल्ड और इट्स वेरी हॉट टुडे। मतलब हम बता ठंडियों में बोलते हैं ना कि बहुत ठंड है आज, या फिर कभी गर्मियों में बोलते हैं आज तो बहुत गर्मी है। वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रीवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर। मतलब एयर के जो प्रीवेलिंग कंडीशंस होते हैं उस पर वेदर डिपेंड करता है। वेदर किस पे डिपेंड करता है? एयर के प्रिवेलिंग कंडीशंस पे। मतलब एयर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ह्यूमिड वेदर रहेगा। अगर एयर ड्राई है तो सन मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा। अगर एयर में प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वो इफ़ेक्ट करेगा। अगर एयर में कोल्डनेस ज़्यादा है तो रेनफॉल होने की चांसेस ज़्यादा है। The climate of particular region is the average daily readings of various weather related parameters recorded by several years। जो क्लाइमेट होता है वो उस रीजन के पर्टिकुलरली एवरेज डेली रीडिंग्स निकाले जाते हैं वेरियस रिलेटेड पैरामीटर्स से कुछ सेवरल ईयर्स में। हेंस क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द। मतलब वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म है, वेदर। और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म है। समझ में आ रहा है? तो चेंजेस इन वेदर,
सो चेंजेस इन वेदर, चेंजेस इन वेदर में हम देखेंगे क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली। जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज होता है, वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता। क्लाइमेट इज व्हाट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन रीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन अब क्या मतलब कैसे कि मतलब रेनी सीजन, मानसून सीजन में रेन होगा, ये क्लाइमेट है। समर में सिर्फ सनी वेदर होगा, ये क्लाइमेट है। लेकिन कुछ डिकेड्स से ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो अब ये कांस्टेंट नहीं रह रहा। Thus we see that weather is related to a specific location and specific time, whereas climate is related to longer duration और larger area। मतलब जो पूरे इंडिया का क्लाइमेट रहता है वो सेम रहता है, और जो पूरे इंडिया का वेदर रहता है वो सेम नहीं रहता। कुछ रीजन का अलग रहता है, कुछ रीजन का अलग रहता है। चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, whereas changes in climate takes place slowly over much long duration। मतलब जो वेदर चेंजेस होते हैं वो शॉर्ट पीरियड्स में होते हैं, शॉर्ट पीरियड्स टाइम में, बहुत कम टाइम में होते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है ना वो स्लोली होता है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है उसको। Climate plays a very important role in our day-to-day life. It influences our basic needs like food, clothing, and shelter, as well as our occupations. Climate is especially important for agrarian country like India। मतलब हमारे देश में, मतलब इंडिया में सब कुछ किस पे डिपेंड करता है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में खेती बहुत होती है। सो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश होने के हिसाब से जो खेती होती है वो पूरी तरह क्लाइमेट पे या फिर वेदर पे डिपेंड होती है। सो क्लाइमेट हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखा आपने, जहाँ पे बहुत धूप होती है ना वहाँ पे लोग वाइट कपड़े पहनते हैं या और थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, और जहाँ पे बहुत सर्दी होती है ना वहाँ पे लोग डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं और उनके कपड़े बहुत मोटे होते हैं। और जहाँ पे बहुत रेनफॉल होता है ना वहाँ पे लोग ऐसे कैप्स पहनते हैं सर पे, जैसे आसाम में पहनते, देखो जैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर या फिर वेदर होता है वैसा उनके लोगों के घर होते हैं, उनका खाना होता है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे ज़्यादा गर्म चीज़ें खाई जाती है। उनको क्लोथिंग को, उनके शेल्टर को, उनके फूड को इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उनके देखो जहाँ पे आसपास में सी होता है या फिर ओशन होता है वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर फिशिंग करते हैं। और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना वहाँ पे राइस की खेती होती है। देखो कोकन रीजन है ना, कोकन रीजन वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए वहाँ पे किसका फार्मिंग होता है, राइस फार्मिंग ज़्यादा होता है वहाँ पे। ऐसा इफेक्ट करता है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन and speed of wind, temperature, atmospheric pressure, etc. are considered during construction of railways, runways, seaports, huge bridges and skyscrapers। मतलब कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन जब करते हैं हम तो वहाँ पे स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। मतलब आपने अगर कोई ब्रिज बनाया और वहाँ के टेम्परेचर को अगर आपने कंसिडर नहीं किया तो हाई टेम्परेचर में आपका ब्रिज ख़राब हो सकता है। या फिर वहाँ पे आपने स्पीड ऑफ विंड को कंसिडर नहीं किया तो जब कोई हरिकेन या फिर टाइफून आएगा तो आपका ब्रिज कोलैप्स हो सकता है या फिर आपका ब्रिज गिर सकता है। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमें कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड फेवरेबली
or unfavorably by climate. What must we do minimize this effect? फैक्टर्स जो हमें फेवर करते हैं कुछ ऐसे होते हैं, जब जो लोग देखो जहाँ पे कोल्ड प्लेसेस पे जो लोग रहते हैं ना, उनकी स्किन ज़्यादा फेयर होती है, लाइट होती है, और जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोज ज़्यादा होता है या फिर हीट ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों के स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। मेलानिन कंपोनेंट क्या होता है जो हमारे स्किन को डार्क कलर देता है। सो think and discuss. Humans' progress is related to the constitutive climate and geography. देखो, हम जब इस अर्थ पे आए थे ना, उससे पहले चालू था आइस एज। आइस एज, अगर आइस एज ख़त्म नहीं होता ना तो ह्यूमंस नहीं आते, क्योंकि उस एडवर्स या फिर अनहैबिटेबल एटमॉस्फेयर में हम रह नहीं सकते थे। और जब डायनासोर्स थे ना, तब तो हम रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि तब हीट भी बहुत ज़्यादा थी, ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा थी, क्योंकि जो डायनासोर्स थे वो मीथेन एक्सक्रिएट करते थे, और मीथेन इज़ द मोस्ट इफेक्टफुल गैस इन ग्लोबल वार्मिंग। सो जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो क्लाइमेट पे डिपेंड थी। अगर हैबिटेबल क्लाइमेट नहीं बनता अर्थ पे तो हम इतने प्रोग्रेस नहीं कर पाते। ह्यूमन बींग्स आर डिजाइंड अ टाइम शेड्यूल फॉर देयर लिविंग्स बेस्ड ऑन अपॉन सेंचुरीज ऑफ क्लाइमेटिक एक्सपीरियंस। मतलब ह्यूमन बींग्स ने एक डिज़ाइन किया एक टाइम शेड्यूल फॉर देयर लाइफ। उन्होंने रहने के लिए या फिर जीने के लिए कुछ ऐसा टाइम शेड्यूल कुछ शतकों से या फिर कुछ सेंचुरीज से डिज़ाइन किया है। मतलब हमारे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, देखो इंडिया में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। वाह, देखो होली में हम पानी से खेलते हैं। क्यों पानी से खेलते हैं? या फिर होली में पानी से क्यों होली मनाई जाती है? क्योंकि होली के बाद से गर्मी चालू हो जाती है। और आपने एक मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा। मकर संक्रांति तब आती जब ठंड रहती है, और ठंड में क्या तिल और गुड़ के लड्डू बांटे जाते हैं। तिल और गुड़ हमको अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं। देखो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, उस टाइम के वेदर या फिर क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये सब टाइम शेड्यूल किया गया है हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा। साइंटिस्ट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टडी क्लाइमेट इन व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट का इफ़ेक्ट पड़ता है वो साइंटिस्ट उन पे रिसर्च कर रहे हैं। अ स्पेशल डे 23 मार्च इज़ ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। देखो ये याद रखना, अगर पूछा कभी जनरल नॉलेज में भी तो पूछ सकते हैं ना। 23 मार्च इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। Importance of weather in living world. Daily weather as well as long-term climatic conditions influence human lifestyle directly or indirectly. जो डेली वेदर होता है या फिर लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो हमें डेली लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो कुछ इफेक्ट करते ही है। लैंड एंड वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। मतलब जो अर्थ का जो लैंड है, वाटर बॉडीज़ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन्होंने कलेक्टिवली एक इन्वायरमेंट बनाया है अर्थ पे। दिस इन्वायरमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ये सब एक बैलेंस में नहीं होता ना तो ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में बहुत मुश्किल आती, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होता तो भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता। अगर टेम्परेचर बहुत कम होता तो भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता। द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स द डिटरमेंट ऑफ देयर डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशंस, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ऑफ दैट रीजन्स। मैंने बोला ना कि जो लोग जहाँ पे रहते हैं ना उनका वहाँ का क्लाइमेट
उनके खाने पे, उनके कपड़े पहनने के स्टाइल पे, या फिर कपड़े पहनने के पोशाकों पे, घरों पे, उनके व्यवसायों पे, मतलब उनके काम पे, उनके लाइफस्टाइल पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखा है, कैरेक्टरिस्टिक लाइफस्टाइल ऑफ कश्मीरी एंड राजस्थानी पीपल। कश्मीर में बहुत ठंड होती है, राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। So salinity of marine water, formation of oceanic currents, water cycle, etc. are all related to the various weather and climatic factors. देखो, जो मरीन वाटर होता है, ओशन का वाटर, वो खारा हो जाता है। ओशनिक करंट्स होते हैं, वाटर साइकिल होते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं? क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, वेदर से रिलेटेड होते हैं, वाटर साइकिल भी। Various climatic factors bring about the weatherings of rock in earth's crust. मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो जो रॉक्स बनते हैं अर्थ के क्रस्ट में, उसको भी इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड enrichment of soil. Microbes in the soil play important role in the formation of organic materials. This process depends upon the various climatic factors. जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर्म करने में सॉइल में। वो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर बारिश हो रही है, मतलब मॉनसून सीज़न है, तो ऑयल पहले से मॉइस्ट है, तो कुछ अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे। अगर समर है, सॉइल ड्राई है, तो अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे। while ascertaining the climate of particular region, a review of earlier studies of various aspects of climate is very important. मतलब क्लाइमेट एक पर्टिकुलर रीजन पे काम करता है। Review of earlier studies of various aspects of climate is very important. Most countries in the world have established meteorology departments for making and recording such observations. मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है जो वेदर के फ्लक्चुएशंस पे और उनके रिकॉर्डिंग्स या फिर ऑब्जर्वेशंस पे काम करता है। दिस डिपार्टमेंट हैज़ observatories which equipped with modern instruments and technology. If climatic conditions are analyzed with reference of past climatic conditions, we can predict climatic conditions for futures. मतलब जो प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनको हम रेफरेंस लेके एनालाइज करें पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ, तो हम फ्यूचर क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनको पहले से बता सकते हैं। हाउएवर एज क्लाइमेट इज नेट रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। मतलब क्या है कि हमारा जो क्लाइमेट होता है वो नेट रिजल्ट होता है किसका? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। मतलब जो वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। फॉरकास्टिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट। मतलब जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है हर बार सही नहीं होती, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट होती है, उनमें एक लिमिटेशंस होती है कुछ। फॉरकास्टिंग इज़ ईजी फॉर प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो एंड ऑफ लिमिटेड नेचर। मतलब जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत स्लो है, हमेशा कांस्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वहाँ का वेदर फॉरकास्ट करना बहुत इजी होता है। लेकिन जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत फास्टली या फिर रैपिडली चेंज होते हैं, वहाँ का प्रेडिक्शन करना या फिर फॉरकास्टिंग करना बहुत हार्ड होता है। Meteorology, the science that studies the interrelationships between various components of air and natural cycles, geological movements of earth and climate is called meteorology. मतलब देखो meteorology का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है।
देखो ये मीटेरोलॉजी का डेफिनेशन है। मीटेरोलॉजी का डेफिनेशन, साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप्स, मतलब जो साइंस जो इंटर रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है, किसके किसके बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर नेचुरल साइकिल्स, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं एयर नेचुरल साइकिल्स के, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑन अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। मतलब एक डिपार्टमेंट जो क्लाइमेट पे रिसर्च करता है, उसको आसान भाषा में उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा। मतलब मेट्रोलॉजी किस किस पे स्टडी करता है? स्टॉर्म्स पे, आंधियों पे, तूफानों पे, रेनफॉल्स पे, थंडर पे, बिजली चमकने पे। देखो मीटरोलॉजी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, हमने ये देखा। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडीज ऑफ सच फैक्टर्स वेदर फॉरकास्ट आर मेड। मतलब इन फैक्टर्स पे जब हम रिसर्च करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, तो जो फैक्टर्स से जो रिजल्ट आता है उन पे हम वेदर फॉरकास्ट करते हैं। दे आर, मतलब जो डिपार्टमेंट होता है वो फॉरकास्ट वेदर फॉरकास्ट करता है। दे आर यूजफुल to common people, farmers, fisheries, aviation services, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फार्मर्स को क्या पता चलता है? फार्मर्स को पता चलता है कि अभी अगले दिनों में बारिश होने वाली है, उससे पहले हम फसल को काट ले। कॉमन पीपल को पता चलता है कि अभी घर से निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो हम घर में रहेंगे आज, क्योंकि फॉरकास्ट थोड़ा गलत है, मतलब ख़राब है फॉरकास्ट। और फिशरीज़ को फिशरमैन्स को क्या पता चलता है कि अभी लो टाइड या फिर हाई टाइड आने वाली है, तो हम ओशन में नहीं उतरे या फिर सी में नहीं उतरे फिशिंग के लिए। एविएशन सर्विस को क्या पता चलता है कि अभी एयर में, मतलब एयर में कोई स्ट्रॉम वगैरह आने वाला है, तो हम आज फ्लाइट नहीं करेंगे, आज हम फ्लाई नहीं करेंगे। एविएशन सर्विस को पता चलता है। ऐसे अदर अदर ऑर्गेनाइजर्स को वो यूज़फुल होता है। देखो इंस्टीट्यूशंस एट वर्क, द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन was established by United Nations Organization on 23rd March 1950. This organization plays an important role in food security, water management, transportation and communication. देखो यहाँ पे यूजिंग ICT लिखा है। देखो इंटरनेट का यूज़ करके हमें क्या निकालना है? With the help of various research engines on internet, search the links given information about following institutes and prepare a report based on, मतलब ये आपको एक प्रोजेक्ट की तरह दिया गया है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, नेशनल ओशनोग्राफिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको प्रोजेक्ट करना है। मतलब आपको करना हो तो कर सकते हो, इससे आपको स्टडी में हेल्प होगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट was founded by British in 1875 at शिमला। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ब्रिटिश इंडिया में फाउंडेड हुआ था। कब? 1875 में, एट शिमला। एट हेड ऑफिस इज एट पुणे and regional offices at Mumbai, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। सो हेड ऑफिस जो था वो पुणे में था और बाकी की रीजनल ऑफिसेस अदर सिटीज़ में। सो मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे विच इंडिकेट देयर डेली प्रिडिक्शंस अबाउट द वेदर। सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड, मतलब जो मैप्स होते थे वो हर रोज़ बनाए जाते थे फॉरकास्ट के लिए। Such maps are prepared and published twice in every 24 hours. इस प्रकार के जो मैप्स होते थे ना,
और दिन में 24 घंटे में 2 बार पब्लिश किए जाते थे। इन दिस institute, research goes on continuously on specific aspects like instruments of climatic readings, predictions about climatic made using radar, predictions about climate related seismology, predictions regarding rainfall by satellites, air pollution। वो किस किस से लेते थे रीडिंग्स या फिर किस चीज़ से फॉरकास्ट करते थे? देखो, इंस्ट्रूमेंट्स जो क्लाइमेटिक रीडिंग्स लेते थे, प्रिडिक्शंस अबाउट क्लाइमेट यूजिंग रेडार, रेडार से जो क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस होते थे उससे, प्रिडिक्शंस अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी, और प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग रेनफॉल बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट से पता चलता था कि कितना रेनफॉल होने वाला है, कहाँ पे रेनफॉल होने वाला है, और एयर पोल्यूशन के बारे में भी पता लगाते थे। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट provided important information regarding to weather and climatic conditions to other departments like aviation, shipping and agriculture and irrigation, marine oil exploration। So जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन किसके लिए प्रोवाइड करता था? वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस की डिपार्टमेंट्स लाइक एविएशन, शिपिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। मतलब किसके लिए? जो फ्लाइट्स होती है, एविएशन के लिए, शिपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, जो मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है मतलब जो समंदर के अंदर हम पेट्रोल या डीजल ढूंढते हैं उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए मरीन ऑयल, एंड प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग कैलेमिटीज़। मतलब कैलेमिटीज़ भी प्रेडिक्ट हो जाती है, मतलब डस्ट स्टॉर्म्स या फिर सैंड स्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, सुनामीज, फ्लड्स, ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी प्रेडिक्ट हो सकती है। आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया एंड ऑल सिटीजन्स। So for this purpose, India has launched several satellites equipped with high-class technology observatories. Several locations are doing excellent work in analysis of information received from these satellites. So जब कैलेमिटीज़ आती है तब हमें जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है या फिर जो प्रेडिक्शंस होता है, तब जो इफ़ेक्टेड एरिया होता है वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाता है सेफ एरिया में। ये किसकी वजह से होता है? जो कैलेमिटीज़ की प्रेडिक्शन होता है उसकी वजह से होता है। तो हमें उन लोगों को सेफली मूव करना पॉसिबल होता है। मॉनसून मॉडल और क्लाइमेट प्रेडिक्शन। देखो अगला टॉपिक क्या है? मॉनसून मॉडल और एंड climatic prediction। The tradition of forecasting the monsoon season in India is older than 100 years। मतलब इंडिया में ना 100 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से लोग मॉनसून सीजन का प्रेडिक्शन करते हैं या फिर फॉरकास्टिंग करते हैं। आफ्टर फेमाइन ऑफ 1877 द H.F. Blandford, the founder of IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as parameter of these predictions। मतलब जो इन 1877 में जो H.F. ब्लैनफोर्ड थे, जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के फाउंडर थे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि फर्स्ट टाइम स्नोफॉल हिमालयज़ में होगा इन द decade of 1930s। Then the director of IMD, India Meteorological Department, Sir Gilbert Walker, had underlined the relationship between various worldwide climatic factors and Indian monsoon, and based on available observations and previous records related to this relationship, he put फोर्थ ऑन हाइपोथेसिस। देखो जो इंडियन मॉनसून साइकिल है ना, वो बाकी के यूरोपियन या फिर वेस्ट कंट्रीज जैसा नहीं है, क्योंकि इंडियन मॉनसून साइकिल पैटर्न में क्या होता है, जो मॉनसून होता है या मॉनसून कब से स्टार्ट होता है?
अप्रॉक्सीमेटली मई के एंडिंग से लेकर अगस्त सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक चलता है मानसून, उसमें हैवी रेनफॉल होता है। और बाकी के जो मंथ्स होते हैं उसमें कभी कभी अभी अभी होने लगा है, लेकिन पहले नहीं होता था क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन अगर हम यूरोपियन रीजन्स में देखें या फिर वेस्टर्न साइड में जाके देखें तो वहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली होता है, मतलब उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता कि इसी मंथ में रेनफॉल होगा, वहाँ पे रेनफॉल कभी भी हो सकता है। तो ये मानसून साइकिल होता है इंडिया में। बेस्ड ऑन previous available observations, previous recordings related to. Fourth, a hypothesis regarding to nature of monsoon. With the initiative of Dr. Vasantrao Gowarikar, the decade of 1990s, a monsoon model based on 60s worldwide climatic parameters are developed. मतलब एक इनिशिएटिव लिया गया था डॉक्टर किसके द्वारा, डॉक्टर गोवारिकर, वसंत गोवारिकर, इन द डिकेड ऑफ 1990s। तब ऐसा मॉनसून मॉडल बना था जो किस पे डिपेंड था, 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स। दिस मॉडल वाज यूज्ड फॉर 1990 to 2002। मैथमेटिकल मॉडल, देखो मैथमेटिक मॉडल में एक डायनेमिक, मैथमेटिक मतलब डायनेमिक मॉडल, एक डायनेमिक मॉडल था जो फॉरकास्ट मेड विथ हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स विच टेक into account estimates of current weather, related events and ongoing physical interaction between them. Data about current climatic parameters is mathematically analyzed with help of the परम सुपर कंप्यूटर। एक जो परम सुपर कंप्यूटर था उससे वो करंट क्लाइमेटिक डाटा को प्रोसेस करते थे या फिर एनालाइज करते थे मैथमेटिकल मेथड से। सो उससे वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स बेस्ड ऑन डेली जोग्राफिक इवेंट्स ऑन डेवलप बाय सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उससे वेदर फॉरकास्ट होता था या फिर मॉनसून मॉडल बनता था। तो एक सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम सुपर कंप्यूटर। हॉलिस्टिक मॉडल, तो अब हम देखेंगे हॉलिस्टिक मॉडल क्या होता है। मॉनसून का एक, देखो अगर आपको किसी ने पूछा कि मॉनसून के कितने मॉडल होता है, कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं, इसको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो 3 टाइप्स ऑफ monsoon models are present. Which are these? So they are mathematical model, holistic model, statistical model. So अब हम देखेंगे holistic model. In this model, predictions are based upon those parameters used in other models which have greatest effect on the monsoon. और एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताओ मैथमेटिकल मॉडल और होलिस्टिक मॉडल के बीच में। सो इन दिस होलिस्टिक मॉडल में क्या होता है, पैरामीटर्स किस यूज़ किए जाते हैं, प्रेडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर यूज्ड इन अदर मॉडल्स विच आर ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन मानसून। मतलब जो ग्रेटेस्ट इफेक्ट अदर मॉडल्स में यूज़ किए जाते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं। नाउ अ डेज प्रेडिक्शंस डिक्लेयर्ड बाय IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आर कलेक्टिव आउटकम ऑफ वेरियस मॉडल्स। दिस इज कॉल्ड, मतलब वेरियस मॉडल्स का प्रिडिक्शंस इसमें होता है, इसलिए इसको हॉलिस्टिक मॉडल कहा जाता है। देखो थर्ड मॉडल है स्टैटिकल मॉडल। स्टैटिकल मॉडल में दिस मॉडल current climatic observations in regions are compared with earlier parameters such as oceanic temperature, atmospheric pressure and nature of monsoon rainfall of several years। मतलब इसको किस किस से कंपेयर किया जाता है, ओशनिक टेम्परेचर, मतलब जो ओशन में वाटर का टेम्परेचर है, अगर ओशन का टेम्परेचर है, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर नेचर ऑफ मॉनसून रेनफॉल है, उससे कंपेयर किया जाता है कुछ प्रीवियस पास्ट सेवरल ईयर्स से। सो दिस डाटा इज कंपैरेटिवली analyzed by statistical methods and predictions are made about the monsoon in the present conditions। so इससे कंपैरेटिवली एक डाटा एनालाइज किया जाता है जो स्टैटिकल मेथड से प्रिडिक्ट किया जाता है। प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय at IITM, work in progress at 2 models, namely designing new models are developments and technology, the main focus in development of radar system and satellite technology।
सो IITM क्या करने वाला है, IITM दो प्रकार के प्रेडिक्शन मॉडल्स निकालने वाला है। वो किस पे बेस्ड होंगे, फोकस किस पे करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रेडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। वो न्यू मॉडल्स को डिज़ाइन करने और न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड अपॉन अदर interrelationship between parameters used in that models and the result expected from it। मतलब जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स होते हैं उससे ही रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है। हाउ हैवर एज दिस इंटर रिलेशनशिप विथ रेफरेंस ऑफ द ओशन एंड एटमॉस्फेयर आर नेवर कॉन्स्टेंट। मतलब ओशन का जो टेम्परेचर होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो कभी हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स नीड टू चेंज कंटिन्यूली। मतलब जो मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं उनमें जो वैल्यूज़ होती है ओशन की और एटमॉस्फेयर की वो हमेशा कंटिन्यूसली चेंज करनी होती है। देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द हावर। मतलब अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो हमें इस डेकेड में सक्सेसफुली हमारा सारा सॉलिड वेस्ट मैनेज करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट है हमारे सामने पोल्यूशन की तरह बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसे हमें फेस करना है। व्हाट इज़ मीन बाय पोल्यूशन? द पोल्यूशन इज द स्पॉइलिंग और contamination of each and every factor of which depends on earth। मतलब वाटर पोल्यूशन मतलब क्या, जो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। एयर पोल्यूशन मतलब क्या, कंटेमिनेशन ऑफ एयर। सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या, इरोजन और कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल। in which different ways do our surroundings get spoiled, polluted। देखो, सॉलिड वेस्ट होता है मतलब प्लास्टिक वेस्ट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ट्राई दिस, ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम द डस्टबिन ऑफ योर क्लासरूम एंड मेक द लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन इट। मतलब आपके क्लासरूम में डस्टबिन तो होगा ना, अगर नहीं हुआ तो आपका सरकारी स्कूल होगा, नहीं तो फिर आप घर से एक डस्टबिन लाओ, नहीं तो फिर घर आप खिड़की से बाहर फेंकते होंगे कचरा। सो सब मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो और क्लास के लिए डस्टबिन लेके आओ। डिस्कस विद टीचर हाउ दीज मटेरियल्स कैन बी properly disposed of। Can we do the same with the garbage generated in our house? Think about it। मतलब हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। मतलब ड्राई वेस्ट को अलग, वेट वेस्ट को अलग रखना चाहिए। जो वेट वेस्ट होता है वो डिकम्पोजिशन में ईजी होता है, और जो ड्राई वेस्ट होता है मतलब प्लास्टिक या फिर थर्मोकॉल, ये इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता तो इसका रिसाइकलिंग होता है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग रखेंगे, मतलब ग्लास वेस्ट को अलग रखेंगे, क्या कैंस को अलग रखेंगे या फिर पेपर्स को अलग रखेंगे तो उसको रिसाइकलिंग में इजी होगा। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी सी इन टू पिक्चर्स अलॉन्ग साइड 9.12 एंड 9.2b। देखो, ये दो पिक्चर्स दिखाए गए हैं। एक में स्ट्रीट जो हमारा ये है फुटपाथ वो बहुत गंदा है, यहाँ पे बहुत गार्बेज है, और जो बी है उसमें हमें फुटपाथ क्लीन दिखाया है, यहाँ पे कोई गार्बेज नहीं है। व्हाट शुड वी डू परमानेंटली मेंटेन द कंडीशन सी इन पिक्चर बी। तो हमें ये पिक्चर हमेशा सस्टेन करने के लिए गार्बेज मैनेजमेंट की या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। Many waste materials are generated through various daily human activities. This is called solid waste. If the waste materials are properly disposed of, they can be valuable source of energy। मतलब अगर उन वेस्ट को अच्छी तरह से डिस्पोज किया जाए तो वैल्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बन सकते हैं। देखो, जो हम संतरे खाते हैं, ऑरेंजेस, उनके जो पील्स होते हैं
उनको अगर हम डिकम्पोज करें या फिर वो बनाना पील्स होते हैं उनको अगर डिकम्पोज करें तो बायोगैस बन सकती है, वो एक वैल्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकती है। करंटली सॉलिड वेस्ट इज सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एंड इट इज़ कॉस्ट बोथ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। मतलब अगर हम ये सब कचरा पानी में डाल देंगे तो पानी भी गंदा होगा, अगर सॉइल में डाल देंगे तो सॉइल की जो टेंडेंसी होती है, किसकी, सॉइल की जो रीजनरेशन की टेंडेंसी होती है या फिर सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो सॉइल का भी पोल्यूशन होता है। Solid waste is also serious problem from the point of very viewpoint of economic growth, environmental degradation and health. It is posed as various threat to nature and human habitat because of air, water and soil pollution it causes. देखो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एक कंट्री की उसके क्लीननेस पे भी डिपेंड होती है। अगर वो कंट्री क्लीन होगी तो उसका टूरिस्ट या फिर टूरिज़्म बढ़ेगा, जिस कंट्री का टूरिज़्म बढ़ेगा उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा, क्लीननेस ज़्यादा होगी तो टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी। सो इट इज़ proposed as serious threat to nature and human habitat because of air, water and soil pollution. इससे सॉइल और एयर और वाटर पोल्यूशन होता है। अगर हम किसी वेस्ट को अच्छी तरह से डिस्पोज ना करें, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर रास्ते पे कचरा पड़ा हो या फिर कहीं पे फुटपाथ पे कचरा पड़ा हो तो उस पर आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होता है, वो जो गार्बेज होता है या फिर कचरा होता है वहाँ से तो साफ़ हो जाता है, लेकिन उसका जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एयर में रिलीज़ हो जाते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है। हमें मैनेजमेंट कैसे कर वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो अच्छी तरह से पता ही नहीं। अगर हम इस वेस्ट को ठीक से डिस्पोज करेंगे तो उसको वैल्यूबल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। Garbage production per day. Solid waste generated into main metro cities of the state is approximately as follows. देखो, मुंबई में कितना डेली कचरा जमा होता है, मुंबई में होता है 5000 टन्स। देखो 5000 टन्स, देखो एक टन मतलब कितना, एक टन मतलब 1000 किलोज, 1000 किलोज, और ये कितना है 5000 टन्स, मतलब देखो कितना कचरा जमा होता होगा। पुणे में कितना, पुणे में होता है 1700 टन्स और नागपुर में 900 टन्स। ऑन 26 July 2005 a serious flood calamity had arisen in मुंबई। देखो 26 जुलाई 2005 को एक सीरियस फ्लड कैलामिटी आई थी, कहाँ पे, मुंबई में। इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से जो गटर्स थे, वाटर चेम्बर्स थे, वो ब्लॉक हो गए थे, इसलिए पानी जाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वहाँ पे फ्लड आ गया था 2005 में। सो one of the major reason upon the calamity. Thus we see the accumulation of solid waste can lead to various calamities. What is mean by solid waste? So solid waste is the waste which is solid. नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट वो होता है जिसे हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं। उससे दो तरह के डिपार्टमेंट में एक डिफ़र किया जाता है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है ड्राई वेस्ट डिपार्टमेंट, सेकंड है वेट वेस्ट डिपार्टमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इंक्लूड इन सॉलिड वेस्ट? देखो सॉलिड वेस्ट में होता है ग्लास, क्लोथ्स और इन गार्बेज पील्स या फिर एक्सेट्रा। वी मेक यूज ऑफ मेनी मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स इन आवर डेली लाइफ. They are different kind. Some of them are reusable, but others are to be discarded. However, they are not properly disposed of. It affects the environment adversely. मतलब कुछ यूज़ हम जो डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं कुछ रीयूजेबल होते हैं। मतलब एक प्लास्टिक बॉटल होती है पानी की, वो हम उसमें पानी भर भर के बाद में
यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे डिस्कार्ड करना मतलब फेंक देना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हमने उन्हें अच्छी तरह से डिस्पोज या फिर उसका अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया उस वेस्ट को, तो वो एक एडवर्स इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है। आपको पता है एक प्लास्टिक का छोटा 1 मिलीमीटर का टुकड़ा 1000 ईयर्स तक सॉइल में रह सकता है। 1 मिलीमीटर का बोल रहा हूँ, 1 मिलीमीटर का, इतना छोटा प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता प्लास्टिक। रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, व्हाट डू यू नो नोटिस। देखो, डोमेस्टिक वेस्ट, ये है डोमेस्टिक वेस्ट क्लासिफिकेशन। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या आता है? वेस्ट फूड, पेपर, प्लास्टिक बैग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन्स, ग्लास एंड शीट, मेटल आर्टिकल्स, ये सब हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है जो डे टू डे लाइफ में घर में से निकलता है। अभी देखेंगे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या आता है? केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लज, एशेस, मेटल्स एक्सेट्रा। ये किस में से आता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट में से। ये भी हैज़ार्डस होता है, इन्वायरमेंट के लिए हैज़ार्डस होता है ये। देखो, हैज़ार्डस वेस्ट, chemicals generated in various industries, radioactive materials, explosives, infectious materials, farm and garden waste, leaves, flowers, branches of trees, crop residue like straw, animal urine and dung, pesticides, remains of various chemicals and fertilizers. These are farm and garden wastage. देखो, इतने इतने सारे प्रकार होते हैं वेस्टेज के। देखो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, नॉन फंक्शनल टीवी सेट मतलब ख़राब टीवी, ख़राब सेल फोन्स, म्यूज़िक सिस्टम्स, कंप्यूटर्स एंड देयर पार्ट्स। देखो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत हैज़ार्डस होता है, उसको भी डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। अर्बन वेस्ट मतलब जो अर्बन सिटीज़ में होता है। उससे पहले हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल्स कॉन्टैजियस या फिर इन्फेक्शियस हो सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट में जब मतलब यूज्ड बैंडेजेस, पेशेंट्स पे जो बैंडेजेस यूज़ किए जाते हैं, ड्रेसिंग्स, क्लोव्स, निडल्स, सलाइन बॉटल्स, मेडिसिन बॉटल्स, टेस्ट ट्यूब्स, ये सब यूज्ड होते हैं। सो जो यूज्ड होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, उनको भी डिस्पोज करना बहुत ज़रूरत है। बॉडी पार्ट्स मतलब जो सर्जरी में बॉडी पार्ट्स कट किए जाते हैं, उनको भी डिस्पोज करना होता है। ब्लड एक्सेट्रा फ्रॉम क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स एंड लेबोरेटरीज, ये इन्फेक्शियस होते हैं। अर्बन वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्जर कमर्शियल एंड industrial establishment, carry bags, glass, metal pieces, rod, threads, rubber, paper cans from shops, vegetable and meat markets, construction waste। अभी हम देखेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स लाइक स्ट्रोटियम 10, सेरियम 144, बेरियम 140 एंड हेवी वाटर etc. generated from atomic energy plants, uranium mines, atomic research center, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट्स। इस वेस्ट को भी अच्छे से डिस्पोज करना होता है, लेकिन अगर नहीं किया तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आप पे इफेक्ट कर सकते हैं। माइनिंग वेस्ट, रिमेन्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक लीड, आर्सेनिक, कैडमियम एक्सेट्रा फ्रॉम माइंस। देखो, माइनिंग में भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। हैवी मेटल्स लाइक लीड, ये भी पॉइजनस होता है। आर्सेनिक, वो भी पॉइजनस होता है। कैडमियम, वो भी पॉइजनस होता है। इनटू विच टू कैटेगरीज कैन वेस्ट मटेरियल्स इन द लिस्ट अबाउ बी क्लासिफाइड? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज easily degraded by microbes. It mainly includes kitchen waste, spoiled food, fruits, vegetables, ash, soil dung, parts of plants, etc. This waste is mainly of organic type and
also called wet solid and wet garbage. मैंने बोला ना biodegradable waste मतलब wet garbage. If this carefully decomposed, we can get compost and fuel of good quality from it. Such biofuel projects are have been started in many cities. मतलब बायोगैस बन सकती है, हम इससे इथेनॉल बना सकते हैं. So non biodegradable waste मतलब dry waste, solid dry waste. So this type of waste is not easily degraded because it requires very long period of time. The use of various techniques. It will include plastic, metal and other materials. This type of waste. देखो आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. अगर मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया तो मैं मिलूँगा आपसे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में. अगर आपको ये पार्ट 1 पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए. मेरा जब नया वीडियो आएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. और अगर आपको कोई इस वीडियो में क्वेरी होगी तो कमेंट में मुझे सजेस्ट कीजिए या फिर कमेंट में मुझे पूछिए. सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long.